तो आज के जो कंटेक्स्ट में है अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ वेलनेस, और इस वेलनेस को समझने के लिए क्या है, हमें उन सारी लाइफस्टाइल कंडीशंस को और उनके कारणों को समझना है। तभी आप जड़ से सामूल उन चीजों को हटा सकते हैं। और हमारे शरीर का जो अपना खुद का रोल है इन रोग या इस तरह की कंडीशंस को फाइट करने में, उसके जो घटक हैं, कारक तत्व हैं, उनको समझना, यानी हमारे न्यूट्रिशन एलिमेंट्स को समझना, 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल न्यूट्रिशन को समझना, इन सारी चीजों को जानकारी के साथ में जब हम प्रयास करते हैं, उस बैटल को करते हैं, तो वी आर एबल टू डू मच बेटर। और इस क्रम में हमारे साथ में इतने बड़े एक्सपर्ट स्पीकर आ चुके हैं, जिनका नाम सत्येंद्र जी है। आप डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, अथॉरिटी हैं न्यूट्रिशन के ऊपर में। इनसे हम पहले भी मुखातिब हो चुके हैं, इनसे पहले भी मिल चुके हैं। और इनकी खासियत यह है कि इनका रिसर्च ऑन द ह्यूमन बॉडी, ऑन ह्यूमन लाइफ, और साथ में इनकी जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस और प्रैक्टिकल जानकारी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी डील विथ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स इनका की मतलब जिसको लाइलाज बोला जाता है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, जिसको मतलब लाइफ लॉन्ग के लोग मान लेते हैं कि ये तो बीमारी मुझे हो गई। बट ऐसी कंडीशंस को इन्होंने रिवर्स करने का जो रोल प्ले किया है कई लोगों की लाइफ में, ये जानकारी इनकी विशेष रूप से जो इन्होंने इतना समय बिताया है इस क्षेत्र के अंदर में, उनकी नॉलेज, इस चीज के हम सब कायल हैं। और यही कारण है कि डॉक्टर सत्येंद्र के हम सब फैन हैं, और डॉक्टर सत्येंद्र से हम लोग लगातार सीखते हैं, लगातार इनसे हम सॉल्यूशंस लेते हैं। तो आज हमारी कोशिश ये है फ्रेंड्स कि अगले 1 घंटे के अंदर में हम लोग इसको 2 पार्ट में सेशन को करेंगे। एक पार्ट है जहां पर वो हेल्थ और वेलबींग के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे आज निरुपमा जी ने बताया, आर्थराइटिस के बारे में हमको जानकारी देंगे, और भी जो एसोसिएटेड टॉपिक्स जिसके ऊपर मैं बात करना चाहें डॉक्टर सत्येंद्र हमें जानकारी देना चाहे वो देंगे। और उसके बाद इसी से संबंधित जो हम एक कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट को टच कर सकते हैं, और इससे संबंधित कैसे हम लोग हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर बन करके अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप कर सकते हैं, इसको मैं टच करूंगा। तो इसी प्रकार से आज हमारा सेशन है। आप सबका स्वागत है। मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा इस क्या कहते हैं स्पॉटलाइट को टू डॉक्टर सत्येंद्र, जिनको कि हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। डॉक्टर सत्येंद्र, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आज हम लोग अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, दर्द के बारे में। जैसा अभी निरुपमा जी बता रही थी कि आपको फील्ड में बुजुर्ग लोग मिल जाएंगे जिनको दर्द है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि आज 10 से 15 साल के आपको बच्चे मिल जाएंगे जिनको दर्द है। 20 से 25 साल के लोग मिलेंगे आपको जिनको कमर में दर्द हो गया है। 40 से 50 के बीच में एवरेज बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बैक पेन और अर्थराइटिस से ग्रसित हो चुके हैं, और ओल्ड एज में तो है ही। पिछले बार हम लोग सिस्टम की बात कर रहे थे, तो हर मंडे को चूंकि ये मीटिंग होगी, और अलग अलग मीटिंग में अलग अलग सिस्टम्स के बारे में हम समझेंगे। शरीर विज्ञान एक कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है, और इसको 1 बाय 1 करके समझने की जरूरत है। जैसा आशीष सर बता रहे थे कि वेल बीइंग, हेल्दी होने के लिए आपको अपने आप को समझने की जरूरत है। तो हमारे शरीर में बहुत तरह का सिस्टम काम करते रहता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। उसी तरह से हमारे शरीर में हड्डियों का भी एक सिस्टम काम करता है, और उस सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इस टर्म को जान लीजिएगा, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स और कार्टिलेज के बारे में जानते हैं कि हड्डियों का क्या काम है। स्केलेटल सिस्टम हड्डियों से संबंधित होता है, और जो बोन्स होता है आपके शरीर में, जो हड्डियां होती है, उसका बहुत ही ज्यादा आपके जिंदगी में रोल होता है। इवन कुछ इंपॉर्टेंट काम हड्डियों के द्वारा ही होता है। जैसे आपके शरीर का शेप एंड साइज बनाना, आप कितना लंबा हो सकेंगे, आपका शेप कैसा रहेगा, कोई आदमी कितना सीधा खड़ा होता है, कितना बेंड होता है, ये उसके स्केलेटल सिस्टम पर डिपेंड करता है, हड्डियों पर डिपेंड करता है। दूसरा, हड्डियों का दूसरा जो काम होता है बोन्स का, वो मूवमेंट का होता है। कहीं चलना फिरना, मूव करना, किसी चीज का को यदि हम पकड़ते हैं या छोड़ते हैं, हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट होती है वो मसल्स और बोन्स के चलते होता है। तो स्केलेटल सिस्टम बोन्स में के मूवमेंट में बड़ा ही रोल देता है। तीसरा जो बोन्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे आपका हार्ट एक पिंजड़े में बंद है, और यदि हार्ट के ऊपर बोन्स नहीं होता, पिंजड़ा नहीं होता, जैसे इसको चेस्ट जो आप कहते हैं, तो आप इसको टच करेंगे तो आपको हड्डी दिखाई पड़ेगा, बोन्स दिखाई पड़ेगा। यदि वो नहीं होता तो हार्ट कितना डेलिकेट ऑर्गन्स है, वो टच करने के बाद टूट सकता था, डिस्टर्ब हो सकता था। तो इंटरनल ऑर्गन्स, यानी आपका जो भी शरीर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, ब्रेन है, तो ये
पूरा खोपड़ी से कवर है, ये भी एक बोन ही है। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला काम है शेप एंड साइज, दूसरा मूवमेंट देगा, और तीसरा प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स। चौथा एक बहुत ही बड़ा काम है हड्डी का कि बोन सेल के अंदर, हड्डियों के अंदर एक सेल है बोन सेल, जिसको बोन मैरो भी आप कहते हैं, और बोन मैरो ही ब्लड सेल्स बनाता है। यानी जो रेड ब्लड सेल्स बनता है आरबीसी, वो बोन मैरो के अंदर बनता है। जिसका बोन मैरो नहीं है, हड्डियां कमजोर हो गई है, वो अनार खाने के बाद भी उनको ब्लड नहीं बनता है, क्योंकि ब्लड पेट में नहीं बनता है। ब्लड या आरबीसी का निर्माण बोन के अंदर जाके होता है। तो बोन का सेल बन रहा है कि नहीं, यानी बोन मैरो बन रहा है कि नहीं, तो कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गन्स, बोन्स हमारे लिए। अब ये हड्डियों में दो प्रकार चलते रहती हैं। जैसे आपके शरीर में दो प्रोसेस चलते रहता है, एक है डीजनरेशन प्रोसेस और एक है रीजनरेशन प्रोसेस। शरीर का विकास होते रहता है, उसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन प्रोसेस, और उसमें जो डिक्रीज होते रहता है उसको कहते हैं डीजनरेशन प्रोसेस। तो हड्डी में भी ये दो काम होते रहता है। एक होता है, उसको कहते हैं, एक ऑस्टियोब्लास्ट होता है जिसमें हड्डियों का निर्माण होते रहता है, और दूसरा ऑस्टियोक्लास्ट होता है जिसमें हड्डियों का विघटन होते रहता है, डीजनरेशन ऑफ बोन्स होते रहता है। तो जब आप ग्रोइंग एज में हैं तो 35 साल की उम्र तक आपके हड्डियों का विकास होता रहता है, यानी उसकी डेंसिटी बनते रहती है। हड्डी का डेंसिटी, बोन का डेंसिटी बनता रहे, इसके लिए प्रॉपर मात्रा में आपके भोजन में कैल्शियम होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए और विटामिन डी होना चाहिए। यदि भोजन में, फूड में, हमारे फूड में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी की कमी रह गई तो ऑस्टियोब्लास्ट का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। 35-40 साल के उम्र तक आपके बोन की डेंसिटी बनते रहती है। उसके बाद वो धीरे धीरे कमना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट का प्रोसेस तेज हो जाता है, हड्डियों से कैल्शियम निकलते रहता है। आपके ब्लड को पर डे कैल्शियम की जरूरत होती है नर्वस सिस्टम का कंडक्शन कराने के लिए। यदि हमारे फूड में प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी नहीं है तो ब्लड क्या करेगा, हड्डी से ही कैल्शियम निकाल लेगा, बोन से कैल्शियम निकाल लेगा, और यदि ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहा तो हड्डी अंदर से खोखला होने लगेगा, और इस प्रोसेस को हम ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। हड्डी चलनी की तरह हो जाएगा, लोगों की हड्डियां बैठे बैठे टूट जाती है। आपको ऐसा मिलेगा आदमी जिसको पूरे शरीर में दर्द रहता है, जहां भी देखिए उसको दर्द है, टच करिएगा तो दर्द हो जाएगा। इसका मतलब वो व्यक्ति ऑस्टियोप्रोसिस हो चुका है, उसके हड्डियों की डेंसिटी बहुत ही कम चुकी है। अब जब दर्द होता है तो लोग क्या करते हैं कि वो दर्द की दवाई खाने लगते हैं। तो दर्द की दवाई से दर्द ठीक हो सकता है, ऑस्टियोप्रोसिस ठीक नहीं हो सकता है। अब उनका ये भी कहना रहेगा कि भाई हम दवाई खाते हैं तो हमारा दर्द ठीक होता है, दवाई छोड़ते हैं तो फिर दर्द हो जाता है। तो जो आपने तो दवाई दर्द का लिया है ना, डेंसिटी का नहीं लिया है। और डेंसिटी, कैल्शियम की जो डेंसिटी होगी, जो बोन डेंसिटी बनेगी, वो मेडिसिन से नहीं हो सकता है, वो आपके फूड या फूड सप्लीमेंट से हो सकता है। तो हड्डियों में, हड्डियों का घनत्व बना हुआ रहे, मजबूत रहे हड्डी, इसके लिए सबसे पहला काम है कि आपको ऑस्टियोप्रोसिस से बचना होगा। तो आपके भोजन में पर डे कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी, जैसे एक फूड सप्लीमेंट आता है न्यूट्रीलाइट का, कैलमैग्डी K2, ये प्रॉपर आप लिया करिए, जिससे कि आप ऑस्टियोप्रोसिस से बचिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं कि यदि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक है तो ऑस्टियोक्लास्ट आपका कोई बिगाड़ नहीं लगा। यदि ऑस्टियोब्लास्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा बन रही है, या डेंसिटी पहले से बनी हुई है, तो ऑस्टियोक्लास्ट होकर के भी कुछ नहीं करेगा। यदि आपने बैंक में ज्यादा पैसा जमा कर लिया है तो आपका कैशियर दुश्मन भी रहेगा तो पैसा उसको देना पड़ेगा, और यदि बैंक में पैसा ही नहीं है तो कैशियर दोस्त भी रह के क्या कर लेगा, नहीं दे पाएगा। सेम बोन में वही होता है, जितनी डेंसिटी आप जमा कर पाएंगे वही आप खर्च कर पाएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट कराने के लिए आपके फूड में प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम डाइट में होना चाहिए। तो कैल्शियम जो फूड में हम लेते हैं वो कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। 1200 मिलीग्राम चाहिए, या तो 100 मिलीग्राम पहुंचना मुश्किल हो जाता है।
तो इसके लिए आपको एक फूड सप्लीमेंट आपके हैबिट में डालना है, दैट इज कैलमैग्डी केटो। ठीक, अब आपको बताएं कि आपके शरीर में 206 प्रकार की हड्डियां होती है, 206। ये बचपन में 270 के आसपास होता है, लेकिन ये फिर डिफ्यूज कर जाता है, मिक्स होता है और 206 हड्डी होती है। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि ये 206 हड्डी 350 ज्वाइंट्स पर होता है, 350 ज्वाइंट्स हमारे बोन्स में होता है। केवल हाथ में देख लीजिए कि एक हाथ में मिनिमम 20 ज्वाइंट्स है, एक हाथ में। दोनों हाथ में देख लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको हर जगह ज्वाइंट्स मिलेगा। अब ये जो ज्वाइंट्स होता है इसमें भी ये 2-3 तरह से फिक्स होता है। एक होता है मूवेबल ज्वाइंट्स, जो मूव करता है, जैसे देखिए आपका कलाई मूव कर रहा है, अंगुलियां मूव करती है। लेकिन बहुत सारा ऐसा ज्वाइंट्स है जो फिक्स होता है, वो इमूवेबल होता है ज्वाइंट्स। बोन 206 हो गया और ज्वाइंट्स 350 हो गया, उसमें कुछ फिक्स होगा और कुछ मूवमेंट वाला होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बोन के अंदर एक टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू है, वो कुशन का काम करता है। जैसे आपका सोफा होता है और सोफा के पीछे आप एक कुशन लगाते हैं एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए, तो आपके बोन के बीच में, आपके दो बोन के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है उसमें एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए एक टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। ये सॉफ्ट टिश्यू होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट और टिश्यू होता है, बोन्स होता है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है, आपके मसल्स और बोन्स के बीच में जो कनेक्शन तैयार करता है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट होता है। बहुत लोगों को देखिएगा कि वो लूज हो रहा है, उसका स्किन लूज हो रहा है, फेस लूज हो रहा है, यानी मसल या किसी चीज को पकड़ नहीं पा रहा है ठीक से। इसका मतलब कि उसका कनेक्टिव टिश्यू वीक हो रहा है। याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू केवल इस धरती पर एक ही फूड है, दैट इज कॉल्ड विटामिन सी, वो कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करता है। आपके डाइट में या आपके जितने परिचित लोग हैं जिनको आप ट्रीट करते हैं, जिनको आप देखते हैं, जिनका आप दर्द ठीक करने के लिए बात करते हैं, उनको आप विटामिन सी जरूर गाइड कर दीजिए, अन्यथा कनेक्टिव टिश्यू बन नहीं पाएगा। और जब कनेक्टिव टिश्यू नहीं बनेगा तो आप सुनते हैं ना कि उस आदमी का लिगामेंट टूट गया, वो दौड़ रहे थे फील्ड में, दौड़ते ही लिगामेंट ब्रेक कर गया, है ना, उनको परेशानी हो गया और बैंडेज लगाया। लिगामेंट क्यों टूट रहा है या लिगामेंट इतना वीक क्यों होते जा रहा है? क्योंकि डाइट में विटामिन सी नहीं। और विटामिन सी 400 मिलीग्राम चाहिए, 40 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम चाहिए। और आदमी सप्ताह में एक दिन यदि टमाटर खा लिया तो वो भी ये बात करते चलता है कि हम विटामिन सी खाते हैं। महीना में एक दिन एक जामुन खा लेगा या एक मक्को खा लेगा तो वो ये बात करेगा कि हम विटामिन सी तो खा ही रहे हैं, है ना, उससे कुछ होता नहीं है। वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, आप एक टमाटर खा लिए 10-5 ग्राम मिलेगा, वो भी पानी में मिलेगा और एक्सक्रिएट करेगा। तो विटामिन सी लिगामेंट्स को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होती है। अब यदि आप कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, मैग्नीशियम आपके डाइट में है और विटामिन सी है, तो आप ये सुरक्षित हो सकते हैं कि आपका बोन मजबूत रहे। अभी जो 206 ज्वाइंट्स है, इस ज्वाइंट्स का यदि ठीक से सर्विसिंग नहीं, याद रखिएगा आपका जो शरीर है ना, वो ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड है। इसका कोई भी पार्ट असेंबल्ड नहीं होता है। कहीं भी आप बाजार में कान, नाक, आंख ये सब खरीद के लगा नहीं सकते हैं। जो मिला है एक बार मिला और इसकी सर्विसिंग कराते रहनी है। जितनी बेहतर सर्विसिंग होगी, जितना इस पर इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, उतने दिनों तक ये ज्यादा सुरक्षित रहेगा और सुंदर भी रहेगा। यदि ये जो ज्वाइंट्स है 206 ज्वाइंट्स, 206 बोन्स 350 ज्वाइंट्स पर, इसमें कुछ ज्वाइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि उस ज्वाइंट्स का मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया गया तो अलग अलग तरह की बीमारी खड़ी करती है। उसमें एक कॉमन बीमारी जो आपको मिलेगा वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आए दिनों आपको मिल जाएगा कोई ना कोई व्यक्ति जिसके घुटने में दर्द, कहीं भी आप बात करिएगा तो घुटना में दर्द है। आप देखिएगा ट्रेन पर चलते हुए, फ्लाइट में बैठते हुए या किसी के पार्टी फंक्शंस में उनको अलग से कुर्सी चाहिए। ये समस्या बहुत ज्यादा है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि आपका जो पैर है वहां एक ज्वाइंट्स लगा हुआ है, 2 पैर है, एक ऊपर से गया और एक नीचे से है, और वो बॉल एंड सॉकेट पर कसा हुआ और वो मूव करते रहता।
तो ज्यादा हम अपने शरीर का जो इस्तेमाल करते हैं वो पैर का करते हैं। तो पैर चूंकि ज्यादा काम करता है तो उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा होते रहता है, और उस मूवमेंट को चलाने के लिए उसके अंदर एक लिक्विड बनते रहता है, एक मोबिलिटी का काम करते रहता है, वो एक फ्लूइड बनता है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल। यदि लंबे समय तक हम पैर की सर्विसिंग नहीं कराते हैं, साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज और लिगामेंट्स की देखभाल नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि साइनोवियल फ्लूइड खत्म होने लगता है। अब जैसे ही साइनोवियल फ्लूइड खत्म होने लगेगा तो सॉफ्ट जो टिश्यू है कार्टिलेज वो घिसने लगेगा, क्योंकि क्योंकि उसकी मोबिलिटी खत्म हो गई। और जब कार्टिलेज घिसने लगेगा तो आदमी को बैठे बैठे दर्द होता है। वो चलेगा तो दर्द होगा, सीढ़ी से ऊपर जाएगा तो दर्द होगा, नीचे आएगा तो दर्द होगा। लेकिन यदि वो सोया हुआ है, बैठा हुआ है, तो हो सकता है उस समय दर्द ना भी हो। वो अलार्म दे रहा है। यदि उस स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया, वहां आदमी सतर्क हो गया, तब तो ठीक है। यदि उसको छोड़ दिया कि ठीक है देखेंगे बाद में, है ना, थोड़ा और बढ़ने देते हैं, तो कार्टिलेज खत्म हो जाएगा। और जब कार्टिलेज खत्म हो जाएगा तो हड्डी के बीच में रगड़ आने लगेगी, और जब रगड़ आने लगेगा तो ये गैप होगा, घिस जाएगा हड्डी, उसको गठिया कहते हैं। क्योंकि हड्डी घिसा है इसलिए इसको हम ऑस्टियो, हड्डी को ऑस्टियो कहते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस यदि हो गया तो कारण आप समझ गए कि ऑस्टियो अर्थराइटिस का कारण है कार्टिलेज का घिसना, साइनोवियल फ्लूइड का सूखना, ये कारण है। परिणाम क्या होगा कि यदि परिणाम क्या होगा कि आदमी का चलना फिरना बंद हो जाएगा, और जब चलना फिरना बंद हो जाएगा तो बैठे रहेगा, और जब बैठे रहेगा आदमी तो क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, उसको डायबिटीज बढ़ने लगेगा, ओबेसिटी आने लगेगी, और ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही नी कहीं ज्यादा पेन हो रहा है उसको, अचानक वो ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है, और यदि टूट गया तो आदमी बेड पर आ जाएगा। जब बेड पर आ जाएगा, बैंडेज हो जाएगा उसके शरीर में, प्लास्टर लग जाएगा, तो वो सोया हुआ रहेगा। नतीजा हुआ कि बेड सोर हो जाएगा और बेड पर घाव हो जाएगा। आपको एक इंपॉर्टेंट बता दे इंफॉर्मेशन कि इस दुनिया में ज्यादा डेथ कैंसर से नहीं होता है जितना कि बोन वीकनेस से होता है। जैसे ही बेड सोर होगा और वो आदमी का डेथ हो जाता है, क्योंकि हम बोन्स का मैनेजमेंट नहीं देख पा रहे हैं। ये कारण हो गया। परिणाम अलग अलग होगा, दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा शरीर के अंदर, मूवमेंट खत्म हो जाएगा, डायबिटीज ओबेसिटी सब बढ़ेगा। निदान क्या है इसका? इसका निदान सबसे अच्छा यह है कि आप अपने डाइट में प्रॉपर कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी लीजिए। और ज्वाइंट्स को फ्री करने के लिए एक ही चीज है जो कार्टिलेज को बना सकता है और साइनोवियल फ्लूइड रिजनरेट कर सकता है, दैट इज ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन ग्लूकोसामाइन दो फॉर्म होता है, एक HCl होता है, एक सल्फेट होता है। सल्फेट में दिक्कत क्या होती है कि वो लीवर में जाके रेजिड्यू छोड़ देता है, लेकिन HCl जो होता है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब होता है। न्यूट्रलाइट ऑर्गेनाइजेशन HCl फॉर्म में बनाता है। और आपकी इंफॉर्मेशन की एक और बात बताएं कि केवल न्यूट्रलाइट ही HCl बना पा रहा है, बाकी सब सल्फेट। ग्लूकोसामाइन मार्केट में आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन वो सल्फेट फॉर्म में रहेगा और उसका साइड इफेक्ट होता है। HCl का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो प्रॉपर डाइट में ग्लूकोसामाइन HCl यदि आप ले रहे हैं तो आपका ज्वाइंट्स ठीक रहेगा। लेकिन यदि ज्वाइंट्स पेन हो गया है, अर्थराइटिस पकड़ चुका है, तो आपको इसके साथ साथ कुछ ना कुछ मेडिसिन भी लेना है, महीना 2 महीना, जब तक ये ठीक हो जाए। और जब जैसे ही दर्द ठीक हो जाए तो आप मेडिसिन बंद कर दीजिए, लेकिन जो सप्लीमेंट्स है वो आप लेते रहिए। क्यों लेते रहिएगा? दवाई नहीं है, क्योंकि जब आपको भगवान इस धरती पर भेजा था उस समय कोई दर्द नहीं था, आपका घुटना फ्री था, लेकिन केवल हमारे लापरवाही के चलते ये दर्द आ गया। एक बार फिर आपके दर्द को ठीक कर दिया गया, या तो भगवान ठीक कर दिए या उसका कोई प्रतिनिधि आकर के आपको ठीक कर दिया। तो ठीक एक बार कर दिया ना, यदि फिर उसकी देखभाल हम नहीं करेंगे तो वो फिर टीयर एंड बियर हो जाएगा, फिर टूट जा सकता है। इसलिए सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू करते रहना। दूसरा, तीसरा जो गठिया होता है, दर्द होता है, वो रिमेटाइड अर्थराइटिस है। मल्टीपुल ज्वाइंट्स पर दर्द हो जाना। मल्टीपुल ज्वाइंट्स पर दर्द यदि आ गया तो ये सबसे कठिन बीमारी है, और ये इतना खतरनाक है कि इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। इसको ये ऑटो इम्यून डिजीज में चला जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज का कारण क्या है? बहुत सारा आपको मिलेगा लोग जिसके हर ज्वाइंट्स पर दर्द है, और वो कहेगा आपको कि मुझे ठीक कर दीजिए। आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन 70% उस व्यक्ति को उस पर काम करना पड़ेगा। इसके कारण क्या होते हैं आपको जानना चाहिए कि रिमेटाइड अर्थराइटिस के क्या कारण है।
ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस का कारण आप समझ गए कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है कैल्शियम की डिफिशियंसी से, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आ जाता है कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से, और साइनोवियल फ्लूइड की डिफिशियंसी से, ग्लूकोसामाइन की डिफिशियंसी से हो जाता है। आप यदि उसको दे देते हैं तो वो ठीक होगा, उसके साथ मेडिसिन दीजिए। यदि नहीं हुआ है तो पहले ही बता दीजिए कि किसी को दर्द हुआ है तो आपको क्यों नहीं हो जाएगा, आप पहले ही अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ठीक है। तीसरा जो दर्द होता है वो मल्टीपल ज्वाइंट्स पर होता है और वो है रिमेटाइड अर्थराइटिस। रिमेटाइड अर्थराइटिस में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चलते होता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका कारण है स्ट्रेस। यदि आदमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन में है, तो शरीर के अंदर फ्री रेडिकल डेवलप करेगा, और फ्री रेडिकल जब डेवलप करेगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा। तनाव और क्रोध की स्थिति में मस्तिष्क जो है वो विष बनाता है, जहर बनाता है, और ये जहर निकलने का 3 जगह है। आपके स्किन के रोम छिद्रों के द्वारा, दूसरा है आपके फेफड़े के द्वारा निकलेगा, श्वसन तंत्र के द्वारा, और तीसरा लीवर के द्वारा निकलेगा। और यदि तीनों मार्ग अति व्यस्त है तो ये जहर शरीर में फैल जाएगा, और इस तरह से फैल जाता है जैसे कि कोई जहर का इंजेक्शन लगा दिया। यदि ये स्थिति हो जाएगी तब क्या होता है कि हमारा सेल कंफ्यूज कर जाता है, और हमारा सेल ही हमारे सेल को टारगेट कर देता है, ट्रिगर करता है। ऐसे केसेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है कि जहां हमारा सेल ही डैमेज होना शुरू हो गया, और सेल को ही सेल डैमेज करता है, गलती से करता है, कंफ्यूज हो जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चक्कर में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, कारण होता है, वो होता है तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मक सोच। ये सारी चीजें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्री रेडिकल पैदा करेगा। और जब फ्री रेडिकल हमारे शरीर में बहुत ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा और ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा। और ऑटो इम्यून डिजीज को जब हो जाएगा तो मल्टीपल पॉइंट्स पर उनको दर्द रहेगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनसे कलम नहीं उठा पाते हैं, पानी नहीं पी पाते हैं, बड़ी तकलीफ देह वो स्थिति होती है। कारण आप समझ गए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, फ्री रेडिकल बनना, शरीर में स्ट्रेस लेना। परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है, आदमी कुछ काम नहीं कर पाता, और फिर वो इतना स्ट्रेस में हो जाता है कि धीरे धीरे उस आदमी के अंदर एक डिप्रेशन डेवलप कर जाता है। कारण हो गया। निदान क्या है इसका? निदान सबसे अच्छा इसका है कि क्रोध, घृणा, आलोचना, निराशावाद, नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक मानसिक अवस्था, इससे दूरी बनाया जाए। पक्षियों के बीच में रहिए, छोटे बच्चों के साथ रहिए, फूलों के साथ बैठिए, उगती घास के साथ रहिए, बहती हुई नदियों के साथ कहीं उसके अगल बगल बैठिए, और स्ट्रेस को रिलीज करिए, मेडिटेशन करिए, तो आप ऑटो इम्यून को चेंज कर सकते हैं। आपके डाइट में 2-3 चीज हो ही जाना चाहिए। सबसे पहले यदि किसी को ऑटो इम्यून अर्थराइटिस हो गया है, रिमेटाइड अर्थराइटिस, तो समझिए वो ऑटो इम्यून डिजीज है। मस्ट भी उनकी डाइट में अश्वगंधा होना चाहिए हर हालत में। यदि अश्वगंधा आदमी ले रहा है तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति अर्थराइटिस से निकल सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज से बाहर जा सकता है। अश्वगंधा, ब्राह्मी का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। सबसे ज्यादा रोल ओमेगा 3 का होता है। एक किताब का आपको रेफरेंस दे रहे हैं, ये किताब आप अपने पास रखिएगा, न्यूट्रिशन फॉर ए लॉन्गर लाइफ, और इस किताब का पेज नंबर 232 आप इस पेज को पढ़िएगा। इसने पूरी दुनिया में इस बात पर बड़ा स्पष्ट, इस पे एक चैप्टर है ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून ये चैप्टर का नाम है। इसमें इसने स्पष्ट लिखा है कि यदि सिमिलरली व्हेन समवन हैज एन ऑटो इम्यून इलनेस और डिजीज ऑफ इम्यून डिसफंक्शन सच एज रिमेटाइड अर्थराइटिस, तो इससे बचने का इसने जो उपाय बताया है वो बड़ा महत्वपूर्ण दिया है कि एसेंशियल फैटी एसिड 3, ओमेगा 3 आप अपने डाइट में लीजिए। ओमेगा 3 और अश्वगंधा इतना पावरफुल एक प्रोडक्ट है जो शरीर के फ्री रेडिकल को खत्म कर सकता है, स्ट्रेस लेवल को पुट डाउन कर सकता है, खत्म कर सकता है। और इंपॉर्टेंट बात इसने लिखा है इस अपने बुक में, वो पेज नंबर 233 है, उस पर है कि साइबेरियन जिनसिंग सिग्निफिकेंटली रीबैलेंसेज इम्यून फंक्शन, इट हैज बीन स्टडीड वाइडली फॉर इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट्स इन ए वाइड रेंज ऑफ इलनेस। पूरे विश्व में यह सिद्ध किया गया है कि जिनसिंग एक ऐसा फूड है
कि यदि वो डाइट में लिया जाए तो स्ट्रेस का कंडीशन खत्म होगा और ऑटो इम्यून को हम इम्यून में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि किन्हीं को रिमेटाइड अर्थराइटिस है तो उसका निदान सबसे अच्छा है अश्वगंधा, ब्राह्मी, ओमेगा 3, जिनसिंग। एटलीस्ट उसके साथ साथ बोन फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, मल्टीविटामिन जो लेते हैं वो कैल्शियम पार्ट अलग है, वो लेते ही रहना पड़ेगा, उसको लेना है। और बाकी ये सब कुछ प्रोडक्ट लीजिए, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कैलमैगडी और जिनसिंग। ऑटो इम्यून से आदमी बाहर हो जाएगा। और यदि कोई बीमारी हो गई है, ऑटो इम्यून आ गया है, तो उस समय कुछ मेडिसिन देनी चाहिए, महीना 2 महीना की। ठीक है, अब आप ऑटो इम्यून को समझ गए। तीसरा जो दर्द है, पहला दर्द हो गया ऑस्टियोपोरोसिस का, पूरे शरीर में दर्द रहेगा। दूसरा हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तीसरा होगा रिमेटाइड अर्थराइटिस का। और चौथा जो दर्द होता है वो गाउट होता है, जो अंगुलियों में होता है, पैरों की उंगलियों में होता है। और उसका एक कारण है यूरिक एसिड का बढ़ जाना, हाई यूरिकेमिया। यूरिक एसिड यदि शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो क्रिस्टल जैसा होता है और वो ज्वाइंट्स के अंदर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। जब वो डिपॉजिट हो जाएगा तो वहां इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, सूजन आ जाएगा, और वो पैरों की अंगुलियों में बहुत ही ज्यादा दर्द रहेगा, काफी फूल जाता है, सूजन हो जाता है, उन चलने फिरने में लंगड़ा करके लोग चलता है। उससे बचने का क्या उपाय है? यदि गाउट हो गया है, दर्द है, तो आप कोई मेडिसिन उस समय के लिए ले लीजिए, आयुर्वेद का लीजिए, भस्म लीजिए या कोई मेडिसिन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी को रोका जाए। यदि यूरिक एसिड के लिए बहुत सारी दवाइयां होती है, हम भी दवाई बनाते रहते हैं, तो यूरिक एसिड को खत्म कर देगा। लेकिन यूरिक एसिड बनने की जो टेंडेंसी है, यदि उस टेंडेंसी को नहीं रोका गया तो आप सुनते होंगे कि वो जिंदगी भर आदमी दर्द की दवाई खा रहा है, खाता है, ठीक हो जाता है, छोड़ता फिर हो जाता है, क्योंकि दवाई आपने दर्द का लिया है, कारण का नहीं लिया है। कारण क्या है? आपका लीवर, जैसे ही कोई चीज आप खाते हैं तो पानी और नमक छोड़ के सब चीज में प्रोटीन तो है ही है। वो प्रोटीन लीवर में जाकर के एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है, और एमिनो एसिड यदि डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो कन्वर्ट होगा यूरिक एसिड में। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने लीवर को स्ट्रांग करना है। जिनको भी गाउट का या अर्थराइटिस का चांसेज लग रहा है, उसके लिए मिल्क थिसल एक प्रोडक्ट है जो आप डाइट में दीजिए लोगों को। जिनको गाउट हो गया है सबसे पहले मिल्क थिसल दीजिए, विटामिन बी कम्प्लेक्स दीजिए, और विटामिन सी। यदि विटामिन सी, विटामिन बी और मिल्क थिसल कोई आदमी ले रहा है और विटामिन बी के साथ, तो आप मानिए कि यूरिक एसिड बनने की टेंडेंसी ठीक हो जाएगी। मेरे पास 100 ऐसे लोग हैं जिसका गाउट को हमने परमानेंट ठीक किया। लोगों ने कह दिया कि ये कभी ठीक नहीं होता है। सही बात है, क्योंकि मेडिसिन से केवल ठीक करने का प्रयास किया जा रहा था, तो मेडिसिन तो 2 मिनट में यूरिक एसिड हटा देगा, लेकिन कल फिर बन जाएगा। अब उसको परमानेंट ठीक करने के लिए आपका सिस्टम को करेक्ट होना चाहिए, उसमें मिल्क थिसल का बहुत ही बड़ा रोल होता है। पैर में दर्द नहीं होना चाहिए। सबसे आपके शरीर का जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो पैर है। आप देखिएगा कि शरीर में एक, आपके शरीर का मात्र एक ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी पूजा होती है, पैर की होती है। पार्टी में आदमी जाता है ना, वो चेहरे पर बहुत ज्यादा क्रीम लिपस्टिक सब लगा करके जाएगा और पूरा मेकअप होता है। कभी आपने सुना है कि किसी के कान की पूजा हुई है, किसी के चेहरा की पूजा हुई है? नहीं होती है, पैर की पूजा होती है। पैर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब जो जिसकी पूजा हो रही है उसमें तो दर्द नहीं होना चाहिए, है ना, उसको दर्द मुक्त रहना चाहिए। आज एक आदमी से बात हो रही थी, वो कहा कि भाई थोड़ा महंगा पड़ता है दवाई। हम कि भाई आप दूसरे चीजों के मेंटेनेंस के लिए इतना खर्च करते हैं। मैं एक जगह बैठा हुआ था तो उसने कहा कि आपके पास बाल बहुत कम है तो बाल लगवा लीजिए। तुमने कहा कि ठीक है लगवा लेंगे बाल, कितना खर्च आएगा? तो उसने बताया कि 1 लाख रुपए आएगा। हम यार छोड़ो रहने तो भाई, 1 लाख में तुम जिंदगी भर कैलमैगडी और मिल्क थिसल खाते रहेंगे। अब सोचिए, बाल में आदमी खर्च कर देगा। ये बाल का कभी सुने कि बाल की पूजा होती है? कभी नहीं होती है। पैर की पूजा होती है। तो जिसकी पूजा हो रही है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मूवमेंट दे रहा है, जो गति दे रहा है, उसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उस पर जो भी खर्च होता है वो उसको करना चाहिए, क्योंकि वही सब कमा के हमको दिया है। ठीक है ना? तो पैर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, और उसको मेंटेनेंस करें, उसके अंदर कोई दर्द नहीं होनी चाहिए। यदि दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द हो गया है, तो आप कुछ दवाई लीजिए और इसके साथ ये सप्लीमेंट्स को दीजिए लोगों को, परमानेंट आप करेक्ट कर दीजिएगा। ये एक बिग मार्केट है आपके लिए, और समाज की बहुत ही बड़ी सेवा भी है। चरण बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। रामचरितमानस के आदमी है। 2 मिनट और बात करते हैं आपसे। जब अयोध्या में राजगद्दी मिली भगवान को, भगवान राम का जब अयोध्या में
राज्याभिषेक हुआ तो भगवान राम सबको सब कुछ दिए थे। उस दिन बताया कि आप सबको उन्होंने कहा कि आप कुछ कुछ मांगिए, और सभी लोगों ने लिया भी, मांगा भी, जो जो मांगा उसको दिया। हनुमान जी की भी बारी आई तो हनुमान जी से भगवान राम कहे कि आप भी कुछ मांग लीजिए, आप भी कुछ लीजिए। तो हनुमान जी का एक ही चीज मांगे कि सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। बस इतना ही दीजिए कि आपके चरण में मेरा प्रेम बढ़ता रहे। चरण कितना इंपॉर्टेंट चीज है, पैर कितना इंपॉर्टेंट चीज है, और इसकी देखभाल के लिए थोड़ा सा सप्लीमेंट लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, कितने अच्छे से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया है। ये जो लास्ट आपने एग्जांपल दिया है ना कि चरणों की पूजा होती है और सबसे ज्यादा हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, दैट्स अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है यहाँ पे डॉक्टर सत्येंद्र के थ्रू। सो मैं सबसे कहूंगी, अगर किसी का कोई ऑर्थराइटिस को लेकर क्वेश्चन है, अभी भी ऐसे होना नहीं चाहिए, बट अगर है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और आप डॉक्टर साहब से उसका आंसर ले सकते हैं। ओके, सो सर ने इतना अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया था। सो आई होप लोगों को चीजें समझ में आई हैं, ऑर्थराइटिस क्या है, कैसे होता है, कैसे उसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन हुई हैं। सो थैंक यू सो मच सत्येंद्र सर। सो अब हम बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, जिसके लिए आशीष सर ने पहले भी बोला कि कम्युनिटी बिल्डिंग किस तरह से हम, इतनी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है बट उसके थ्रू हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, प्लस हम अपने आसपास और लोगों को भी इस चीज से उसको फायदा दे सकते हैं, लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, एक कम्युनिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो इस चीज को शेयर करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ये मेंटर आशीष सर। थैंक यू निरुपमा, व्हाट अ वंडरफुल सेशन एज यूजुअल। और मतलब हमेशा जब भी हम लोग अटेंड करते हैं सेकेंड थर्ड सेशन में जानकारी और बढ़ जाती है। सबसे बड़ी खासियत डॉक्टर साहब की यही है, क्योंकि कहते भी हैं, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो उसी प्रकार से एक एक चीज के ऊपर में इतना शोध किया हुआ है, इतनी जानकारी आपके पास में है, और हर बार आप इतने प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को बताते हैं कि आसानी से बात समझ में आती है। मतलब एक्चुअली उसका पिक्चर सामने पेंट हो जाता है, लगता है कि वो वीडियो बनकर के आपके सामने आ गया। तो ये होता है असली कथाकार, उसी को कहते हैं जो आपके सामने उस चीज को जीवंत कर दे। और ये कला डॉक्टर साहब में बहुत कूट कूट के भरी हुई है। हम सब दिल से धन्यवाद देते हैं, लेकिन धन्यवाद देने का तरीका हम सबको पता है क्या होता है। लेट्स क्लैप, लेट्स गिव अ बिग हैंड डॉक्टर साहब। एंड मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये दिस इज वन ऑफ द मेनी सेशंस दैट वी आर गोइंग टू हैव।